नमस्कार दोस्तों। आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे जो नील्स बोर मॉडल का रिमेनिंग भाग रह गया था। जो स्पेक्ट्रम किस प्रकार हाइड्रोजन से लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है इसके बारे में समझाया गया था। चलिए हम बात करते हैं आज के स्पेक्ट्रम पॉइंट की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे पढ़ी थी, रेडिएशन पढ़ी थी, और रेडिएशन में ये पाया गया पढ़ा था कि जो सनलाइट होती है वो कई सारे पार्ट से बनी हुई होती है। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजुअल रे, UV, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मेटिक। जो इस इसको हम जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये स्पेक्ट्रम ही है क्योंकि सारे भागों को ये सम्मिलित करता है। इसके अलावा हम ये देखें कि अगर एक विजुअल लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाए, यदि एक विजुअल लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाए तो प्रिज्म में से गुजारने पर विजुअल लाइट पुनः 7 भागों में विभाजित हो जाती है, 7 कलर में विभाजित हो जाती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये एक स्पेक्ट्रम है। यह भी स्पेक्ट्रम है जो चित्र है। जो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी लाइट सोर्स जैसे कैंडल है, सनलाइट है, या ट्यूबलाइट है, या बर्नर है, या डिस्चार्जिंग ट्यूब है, तो उसके द्वारा जो लाइट उत्पन्न हो रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, या लाइट सोर्स जो है वो यदि हम प्रिज्म में से गुजारे या स्पेक्ट्रोस्कोपी में से गुजारे तो वह अपने कई सारे भागों में विभाजित हो जाती है, और इन भागों से हमारे पास एक चित्र बनता है या छाया चित्र बनता है, जिसे स्क्रीन बनती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष से, तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। यहाँ हम चलते चलते एक बात कर लेते हैं। सूर्य का जो स्पेक्ट्रम है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि इसमें जो कलर होते हैं वो एक दूसरे से स्पष्ट विभाजन रेखा द्वारा विभाजित नहीं होते, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशन की। तो स्पेक्ट्रम जो है वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हैं, और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जो अभी अभी मैंने सन की लाइट का स्पेक्ट्रम बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक एटम के लिए स्पेसिफिक होता है। चलिए हम बात करते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो जब किसी एटॉमिक गैस में कोई सोर्स द्वारा लाइट छोड़ी जाती है तो लाइट जो है वो कुछ समय के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इस मतलब आने वाली सोर्स लाइट को बंद कर दिया जाता है तो यह कुछ रेडिएशन इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जित इस रेडिएशन को यदि हम इसमें से गुजारते हैं, किसमें से, इसमें से गुजारते हैं प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इसमें लाइनें प्राप्त होती है। यहाँ क्या था, एटॉमिक गैस था, तो एटॉमिक गैस पर क्या हुआ ताकि लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई। तो इसका कारण ये है कि जैसे ही हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो परमाणु है उसके नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर कई सारे ऊर्जा स्तर है, और ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है वापस, तो कई सारे एनर्जी लेवल को पार करता है, और प्रत्येक एनर्जी लेवल पर ये विकिरण को उत्सर्जित करता है। यहाँ पर ये एक ऊर्जा लेवल से दूसरे ऊर्जा लेवल पर आने पर एक निश्चित वेवलेंथ की रेडिएशन को उत्सर्जित करता है। इस कारण एक लाइन प्राप्त होती है, और ये लाइन होने के कारण ही इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये केवल पॉसिबल है केवल एटम में, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन
यानी इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, और इससे हम किसी दो एटम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एटम के लिए ये जो एनर्जी लेवल है, इन एनर्जी लेवल का जो मान है या डिस्टेंस है या इनके एनर्जी का गैप है वो सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए प्राप्त स्पेक्ट्रम में लाइनों का जो मेथड है, लाइन जो प्राप्त होगी वो भी सबकी अलग अलग प्राप्त होगी। इस कारण इसे हम एटम के पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं इसके इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम की। यदि मान लीजिए लाइट सोर्स, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इमिशन स्पेक्ट्रा लिया, तो इमिशन का मतलब हो गया जब कोई सोर्स से लाइट गिरती है और ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये वापस इमिट करता है कोई अन्य वेवलेंथ को, और इमिटेड वेवलेंथ को यदि स्पेक्ट्रम में लेते हैं, इसमें प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रा होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रिज्म है इसमें से इमिटेड लाइट को इसमें से गुजारा जाता है और ये हमारे कलर प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए कलर जो है वो बैंड के रूप में प्राप्त होता है, और प्रत्येक बैंड जो है हमारे को यहाँ पर एक डार्क स्पेस के द्वारा सेपरेट हो रही है, इसलिए हम इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, पट्टी के रूप में प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स द्वारा ही जनरेट होता है। मॉलिक्यूल्स में ऐसा बैंड स्पेक्ट्रम क्यों जनरेट होता है, इसका कारण ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के साथ साथ मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होता है और रोटेशनल भी होता है, रोटेशन भी होता है, और इन सारे एनर्जियों के ट्रांजैक्शन में होने वाले परिवर्तन से ये रेडिएशन उत्सर्जित होती है, जिससे ये बैंड के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए इसे हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम को। तो बैंड स्पेक्ट्रम किसी मॉलिक्यूल्स द्वारा जनरेट होता है और ये हमारे बैंड के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए बैंड स्पेक्ट्रम और इमिशन का कारण हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो सोर्स है लाइट का, उसको डायरेक्ट हम किसी पर्टिकुलर पार्ट स्पीसीज पर गुजारते हैं, और गुजरने के दौरान जो लाइट है उसको हम प्रिज्म में से या स्पेक्ट्रोस्कोपी में से गुजारते हैं, तो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यहां पर भी लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम दोनों ही प्राप्त हो सकता है। यदि मान लीजिए यहां थोड़ा सा अंतर है इमिशन और एब्जॉर्प्शन में, वहां पर लाइट को एब्जॉर्ब होने के बाद उसको स्टॉप कर देते हैं और फिर इसके द्वारा इमिटेड लाइट को हम स्पेक्ट्रम में देखते थे, और यहां पर सीधा जो इनकमिंग लाइट है वो इस गैस में से पासिंग करवाई जाती है या इस मॉलिक्यूल्स स्पीसीज में से पासिंग करवाई जाती है, और उसके बाद स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो वो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। यहां हमारे पास एक नई खास बात क्या है कि लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो दोनों प्रकार का होता है, एक एटॉमिक होता है। यदि हमने यहाँ पर स्पीसीज के रूप में जो मटेरियल लिया है वो यदि मान लीजिए गैस होता, यहाँ गैस होता और एटम के रूप में होता, तो एटम लेते हैं तो यहाँ लाइन होती है और लाइन बनती है और ये लाइन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और यदि मान लीजिए आपने इसमें क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया कोई मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर जो है वो स्पेक्ट्रा जो है वो बैंड के रूप में प्राप्त होता है, और इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो परमाणविक है, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम होने के कारण ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वह कई एनर्जी लेवल में चला जाता है, और जब वह वापस एनर्जी लेवल से अपने ग्राउंड लेवल में आता है, हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी को उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जित एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की होती है और एक निश्चित लाइन प्राप्त करती है, लाइन देती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये था हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हमें एक रीडबर्ग कांस्टेंट या रीडबर्ग फॉर्मूले को पढ़ लेना जरूरी है। रीडबर्ग फॉर्मूला क्या है वो इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि इसका तरंग संख्या का जो मान है वो 1/λ है, और ये r z² अपॉन E
1n1 का स्क्वायर और 1n2 का स्क्वायर ये वैल्यू रखी गई है। यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है वो हमारे को ये दर्शाता है कि इसमें जो तरंग संख्या है वो ये है 1/λ और ये रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है वो 10.98 सेमी इनवर्स प्राप्त होता है, जिसको हम राउंड फिगर में 10.97 सेमी इनवर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसकी वैल्यू यानी ये वैल्यू कहाँ से आई? अगर मैं ये कहूँ कि हमने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आना है, तो ये हो गया मान लीजिए n1 और ये हो गया n2, इसकी एनर्जी हो गई E2, ये हो गई E1। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, तो एनर्जी डिफरेंस जो हो गया वो डेल्टा एच न्यू के बराबर हो गया, एच न्यू के बराबर। एच न्यू बराबर हो गया E2 माइनस E1। यदि हम इन दोनों एनर्जियों के वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। और अगर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं तो E1 का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा Z का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ये मान आ जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा वैल्यू आ गया माइनस माइनस में, और 13.6 ये वैल्यू अगर माइनस में आती है तो ये आ गई माइनस में, और ये हो गया Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये Z स्क्वायर बाहर आ गया, इसको हम राउंड फिगर में सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस EN का स्क्वायर, ये आ जाएगा एच न्यू के बराबर। हम जानते हैं यहाँ पर, आपको ये दिखा देता हूँ मैं, कि हम जानते हैं यहाँ पर E बराबर होता है एच न्यू। E बराबर क्या होता है? एच न्यू। और एच न्यू बराबर क्या, यहाँ पर न्यू का मान रखें, फ्रीक्वेंसी का मान रखें तो C अपॉन लैम्डा आता है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये वैल्यू रखने पर हमारे पास ये टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और ये हमसे हमारे को रीडबर्ग कांस्टेंट का मान प्राप्त होता है यहाँ पर R। तो ये तरंग संख्या हम निकाल सकते हैं। ये तरंग संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो रीडबर्ग ने दिया था, इसलिए यहाँ पर R को रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू को हम 1/R के रूप में लिख सकते हैं। 1/R के रूप में इसकी वैल्यू जो होती है 9.12 इंटू 10 की पावर -6 सेमी होती है, जिसको हम 912 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखते हैं। तो ये 912 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमें याद रखनी है। ये रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें बार बार में काम आती है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक इस प्रकार का स्पेक्ट्रम है जिसमें 6 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती हैं, जिनको हम 6 सीरीज कहते हैं। पहली है लाइमन सीरीज, दूसरी है बामर सीरीज, तीसरी है पासन सीरीज, ब्रैकेट, फुंड और हेम्पर। हम पहली लाइन सीरीज को कहें, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट ऊर्जा स्तर में गिरता है, तो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं कि यहाँ पर N1 का मान N1 है और N2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 आदि हो सकता है। तो इनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन यदि पहले ऊर्जा स्तर में गिरता है तो हम इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ये विजिबल अल्ट्रावोलेट रेडिएशन की होती है। ये कौन से रीजन की होती है? अल्ट्रावोलेट रीजन की होती है। इसमें ये पहली लाइन होती है, ये दूसरी लाइन होती है, ये तीसरी लाइन होती है, मगर इधर से लाइन गिनते हैं, इधर से, मतलब पहली लाइन होती है सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसे जनरेट लाइन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एनर्जी लाइन। और सेकंड का मतलब हो गया थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में गिरना, और थर्ड का मतलब हो गया फोर्थ से गिरना। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि यहाँ पर ये कितनी लाइनें प्राप्त होती है। जैसे 7वें से ऊर्जा स्तर से गिरता है, ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो अभी बता देंगे। तो इसी प्रकार विजुअल लाइन से, विजुअल रीजन से प्राप्त होती है बामर सीरीज, इसी प्रकार इंफ्रारेड रीजन से प्राप्त होती है पासन सीरीज, फिर ब्रैकेट श्रेणी जो है वो IR रीजन से होती है।
IR रीजन से ही फुंड श्रेणी होती है और IR रीजन फार IR रीजन से होती है हैम्पर श्रेणी। तो इस प्रकार टोटल 6 सीरीज प्राप्त होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। प्रत्येक सीरीज में ये जानकारी हमें मिलती है कि कौन सा रीजन है और कौन से एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों का हम स्टडी करेंगे अभी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक स्पेक्ट्रम से कितनी लाइनें, ये एक सीरीज में कितनी लाइनें होती है और एक लाइन जो एक ट्रांजैक्शन होता है तो कितनी लाइनें प्राप्त होती हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में प्राप्त हो रहा है, जा रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसके एक सीरीज में कितनी लाइन प्राप्त होगी। तो किसी भी सीरीज में लाइनों की संख्या, जैसे मान लीजिए लाइमन श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी में मान लीजिए कितना कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उनकी जो लाइनें हैं वो उनकी संख्या का सूत्र होता है N2 - N1। ये काई का सूत्र है, टोटल लाइन इन ए सीरीज, टोटल लाइन इन स्पेक्ट्रा फॉर ए सीरीज। ये सीरीज के लिए लाइनों की संख्या हो गई। और टोटल स्पेक्ट्रल लाइनों की संख्या अगर हम ज्ञात करें, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल लाइन होगी, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में गिरता है। यहां पर मान लीजिए मैं किसी इसका एग्जांपल लेता हूं, N1 N2 जो भी है, तो उसमें टोटल लाइनों की संख्या जो होगी वो N2 - N1 और इसका होगा N2 - N1, यहां पर +1 और करके हम 2 का भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन के संख्या आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी भी बताया, तो ये स्पेक्ट्रल लाइनों की टोटल संख्या का फॉर्मूला हो गया और ये आ गया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में एक स्पेशल पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइनें प्राप्त होती है, उसका फॉर्मूला ये आ गया। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और उससे हम लाइनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब ले लेते हैं पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दिखा रखा है कि in a hydrogen spectrum if electron move from the 7 to 1 orbit by transaction in multi-step, then find out the total number of line in the spectrum। टोटल लाइन में मतलब टोटल स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन होगी, तो इसमें ये पूछ रहा है कि लाइमन श्रेणी में कितनी होगी, बामर श्रेणी में कितनी होगी, पास्टन में कितनी होगी, फुंड में कितनी होगी, हैम्पर में कितनी होगी और टोटल लाइनें कितनी होगी। तो देखिए हमने पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था कि ओवरऑल टोटल लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N2 - N1 और N2 - N1 + 1 का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ये फॉर्मूला था, उसमें हम 7 - 1 6 - 1 + 1 रखते हैं, तो टोटल हो गया 6 + 1, 6 + 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास ये, और 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 वैल्यू आ गई। ये हमारे पास टोटल लाइनें आ गई स्पेक्ट्रम की। अब बात आती है कि हम इसको प्रत्येक सीरीज में देखें तो कितनी होती है। तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है N2 - N1, N2 - N1। N1 का हम मान देखें तो 1 है और N2 का मान लाइमन श्रेणी के लिए हम देखें तो यहां पर N1 का मान तो 1 है और आ कहां से रहा है इलेक्ट्रॉन, 7वें ऊर्जा स्तर से, तो 7 तो हो गया N2 और 1 हो गया N1, इसका अंतर आ गया 6, तो टोटल लाइनें कितनी प्राप्त होगी 6। इसी प्रकार बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है 7 से और किस में गिर रहा है दूसरे एनर्जी लेवल में। बामर श्रेणी कौन सी होती है दूसरे एनर्जी लेवल में, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मतलब इसका अंतर कितना हो गया 7 - 2 = 5 लाइन है। इस प्रकार लाइनों की संख्या पास्टन श्रेणी में होगी 7 - 3 = 4 और इसी प्रकार ब्रैकेट में होगी 7 - 4 = 3 और 7 - 5 फुंड में होगी, तो टोटल आ गई 2 और इसी प्रकार हैम्पर में होगी 7 - 6 = 1। अगर हम इन सब का योग करें तो हमारे पास आ जाएगा
21। तो इस प्रकार हम इन दोनों फॉर्मूलों से टोटल लाइनों की संख्या निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले में ये भी बता सकते हैं कि किस सीरीज की कितनी लाइनें प्राप्त होगी। ये था हमारा पहला जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में, और उससे प्राप्त लाइनों की संख्या के बारे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। In a hydrogen spectrum, if the electron move from 6 to 2 by the transaction in the multi-step, then the find out the number of line in spectrum. Very simple. अगर हम उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो हम निकाल सकते हैं, और अगर हम एक एक को निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले की वैल्यू के अनुसार तो हमारा वैल्यू हो गया 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो गया 6 माइनस 2 का मतलब हो गया 4, और ये 6 माइनस 2 बराबर 4, 4 प्लस 1 बराबर 5। तो 4 और 5 हो गए कितने, 4 इंटू 5 में 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ गया 10 है। तो टोटल लाइनें कितनी प्राप्त होगी, 10। अगली हम बात करें, इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if the electron move from the 6th to 3rd orbit by the transaction in multi step, then the find out the following step। देखिए हमें यहाँ मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें यह बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है और वो भी कई स्टेप में आ रहा है, तो हमारे को ये जो क्वेश्चन है उनके जवाब देने हैं। पहली बात आ गई टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम में टोटल लाइनें कितनी होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि टोटल लाइनों की संख्या का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे, या n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 और अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो गई 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 1 बटा 2। तो हमारे पास आ गए 3 इंटू 3 गुणा 4 बटा 2 बराबर 6। तो ये वैल्यू आ गई। अब बात आती है अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन दूसरा जो क्वेश्चन देखें तो टोटल नंबर ऑफ यूवी लाइन, यूवी लाइन का मतलब क्या हुआ, यूवी होती है, देखिए हम एक बार वापस चलते हैं इस स्पेक्ट्रम में। देखिए हमें समझना होगा, अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं यूवी लाइन की। हमारे को यूवी लाइन में ये पूछा है, जबकि ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन छठे से तीसरे एनर्जी लेवल में गिर रहा है। जब छठे से तीसरे में गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे में नहीं आएगा और पहले में नहीं आएगा। इसका मतलब यूवी लाइन में ये इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। यूवी कहाँ होती है, लाइमन सीरीज में और बामर सीरीज में विजिबल होते हैं। तो यहाँ लाइमन श्रेणी में ये आएगा नहीं, तो यहाँ से एक भी लाइन जनरेट नहीं होगी। इसका सीधा सा जवाब होगा इसकी 0 लाइनें प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए, for the UV region electron should be come into the one cell, so the number of line in the UV region 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 6 से 3rd में ही आ रहा है, न कि ये 1st और 2nd में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है सी, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन द विजिबल रीजन। विजुअल रीजन किस में आता है, विजिबल आता है बामर श्रेणी, और बामर श्रेणी कौन सी होती है, दूसरे ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन आता है। जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन में बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे एनर्जी लेवल में आ रहा है, छठे से आ रहा है। तो भाई साहब जब तीसरे में आ ही नहीं रहा, दूसरे में आ ही नहीं रहा, पहले में आ ही नहीं रहा, तो उसमें इनकी लाइनें प्राप्त भी नहीं होगी। तो विजुअल रीजन की लाइन भी इसी प्रकार से क्या हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टोटल नंबर ऑफ द लाइन इन IR में आ रहा है। तो IR को समझने के लिए मैं आपको एक बार ले चलता हूं वापस किसमें, IR रीजन को दिखाने के लिए। देखिए ये IR में आ रहा है, तो IR में कौन से रीजन में कहां आ रहा है ये हम देख लेते हैं। जैसे कौन से रीजन में कहां आ रहा है ये हम देख लेते हैं। देखिए IR रीजन जो है वो
विजुअल रीजन के बाद आता है, इसका मतलब बामर श्रेणी जो है उसमें तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया इंफ्रारेड में आएगा और इसमें आएगा ब्रैकेट में आएगा, मतलब पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी और हेम्फर। हेम्फर तो आएगी नहीं क्योंकि छठे से ये गिर रहा है, तो छठे से गिर रहा है तो हेम्फर नहीं आएगी। तो ये 3 सीरीज इसमें शामिल होगी। इन 3 सीरीज के कारण से जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए हम एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो छठे से आ रहा है, तो छठे से इलेक्ट्रॉन गिरेगा थर्ड में, छठे से इलेक्ट्रॉन गिरेगा फोर्थ में, छठे से इलेक्ट्रॉन गिरेगा फिफ्थ में। तो इसमें आएगी 3 लाइनें और इसमें आएगी आपकी 2 लाइनें और इसमें आएगी इसमें 1 लाइन। टोटल कितनी हो गई? 6 लाइनें प्राप्त होगी। तो हमारे को यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आई आर रीजन से टोटल कितनी लाइनें प्राप्त होगी, तो हम सीधा सा जवाब दे सकते हैं आई आर रीजन से टोटल 6 लाइनें प्राप्त होगी। कितनी लाइनें होगी? 6 लाइनें। चलिए अब एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहां देखिए इसमें ये दिखा रखा है पास्टन श्रेणी में 6 - 3 3 और ब्रैकेट श्रेणी में 6 - 4 बराबर 2 और फुंड श्रेणी में 6 - 5 बराबर 1। टोटल लाइनों की संख्या हो गई 3 2 1 बराबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का क्या मतलब है? थर्ड लाइन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम किसी लाइनों को देखते हैं तो किसी भी सीरीज में जो लाइनें प्राप्त होती है उनकी संख्या हम इस प्रकार से गिनते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये हमने लाइन गिनी, तो यहाँ पर जो भी लेवल है उस लेवल में ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन होगी और ये चौथी लाइन होगी। और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बामर सीरीज में गिर रहा है और थर्ड लाइन में गिर रहा है, बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बामर सीरीज होती है n बराबर 1 और n बराबर 2। n2 जो होता है उसमें गिरेगी तो फर्स्ट लाइन हो गई मतलब तीसरे से और दूसरे में, और ये सेकंड लाइन हो गई और ये थर्ड लाइन हो गई। थर्ड लाइन का मतलब हो गया ये हो गया पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा और चौथा और पांचवा। इसका मतलब ये n2 बराबर तो हो गया, क्या हो गया इसका 2, और n1 बराबर हो गया 2 और n2 बराबर हो गया 5। तो इसका मतलब हो गया पांचवें एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गिरने वाली बामर सीरीज जो है वो आपकी थर्ड लाइन होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जवाब दे रहा है कि फिफ्थ जो एनर्जी लेवल है उससे दूसरे में गिरने वाली जो लाइन है वो थर्ड लाइन कहलाएगी। तो आप इधर से काउंटिंग करोगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन, अगर इन हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, कहाँ हो रहा है? फर्स्ट में। द ऑर्बिट बाय द ट्रांजेक्शन इन मल्टी स्टेप, इफ देयर आर द टोटल नंबर ऑफ द लाइन in the spectrum are the 10, then the find out the value of n की वैल्यू पूछी है और टोटल लाइनों की संख्या हमें दे रखी है 10। तो या तो आप रूढ़िवादी तरीके से निकाल लें या फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से निकाल लें। तो सिस्टमेटिक तरीके का ये फॉर्मूला दे रखा है, उसमें आपका वैल्यू आंसर जो है वो 10 है। यहाँ पर n1 का मान और n2 का मान हमें निकालना है, तो n2 का मान निकालना है, n1 का मान दे रखा है 1। तो इससे आप इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकाल सकते हो वो आ जाएगा फिफ्थ। और आपकी टोटल लाइनें कितनी हो रही है? 10। तो आप अगर रूढ़वादी से अगर हम निकालना चाहते हैं तो रूढ़वादी का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूं कि टोटल स्पेक्ट्रम लाइनें कितनी हो रही है 10 और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कहीं से भी आ रहा होगा, मगर गिर रहा है कहां पे गिर रहा है भाई? टोटल लाइनें कितनी आ रही है? 10 लाइनें। तो आप इधर से निकाल सकते हो क्या? 10 लाइनें निकाल रहे हैं, तो ये
अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 ये N1, ये N2, N3, N4 और N5 मान के चलूँ, तो यहाँ से अगर गिरेगा तो ये पहली लाइन, सॉरी ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, टोटल हो गई 4। फिर अगर हम मैं इसमें देखें तो ये 5वीं, ये 6ठी और ये 7वीं, और इसमें देखें तो ये 8वीं और ये 9वीं और ये 10वीं। तो इस प्रकार से हम अपना रूट आइडिया लगा करके इसकी लाइनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगली बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको यहाँ पर वेवलेंथ पूछी है और वेवलेंथ के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमने बता दिया। यहाँ पर बामर सीरीज का पूछा है, फर्स्ट लाइन का पूछा है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वो थर्ड है, थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो N1 का मान तो हो गया 2 और N3 का मान हो गया N2 का मान हो गया 3। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब बात आती है इसको हम निकालें कैसे। तो निकालने के लिए हमारे पास जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है और उसमें N1 और N2 का मान रखेंगे। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू Z का मान 1 रख दिया और यहाँ पर N1 का मान रख दिया 2 का आ गया 4 और स्क्वायर में, और 3 का आ गया 9 स्क्वायर आ गए, इसकी टोटल वैल्यू आ गई ये, और इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रीडबर्ग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो तरंग संख्या है उसका मान आएगा, और तरंग संख्या से हम लेमडा निकाल सकते हैं और लेमडा का मान आ रहा है 66.4 एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो ये हमारा वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए आपको पूछा गया है लाइमन श्रेणी के लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का क्या मतलब होता है, लास्ट लाइन वो ये है और हम लास्ट लाइन को हमेशा इन्फिनिटी से मानते हैं। तो N1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर N1 का मान कितना हो जाएगा, N1 का मान हो जाएगा आपका 1 और N2 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी है तो हमारे पास आपको इसका क्या निकालना है, उस वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना होगा, तरंग संख्या का मान, और तरंग संख्या का मान जो है वो लेमडा 1 का मान हो जाएगा RZ का स्क्वायर और 1N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, और अगर हम N2 का मान रखें तो इन्फिनिटी आ गई, इसकी वैल्यू हट गई और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/λ बराबर, इसका मान आपको पता ही है कितना होता है 1097 सेमी स्क्वायर, और इस Z का मान हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हो गया 1, ये आ गया सेमी इनवर्स में, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/1 क्या इन्फिनिटी 1, तो ये तो वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, और इन वैल्यू से आपका मान निकलेगा। देखिए ये पूरी वैल्यू आ गई R आ गया लेमडा के यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ R की वैल्यू लिख रहे हैं, R की वैल्यू से 1/λ आ गया, 1/λ से आप ये फॉर्मूला रखेंगे, क्या है, न्यू बराबर होता है C/λ, और C/λ यानी C से गुणा कर देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जिनसे हम काफ़ी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, काफ़ी सारा मान निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से और भी कई सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं जिनको हम 1 बाय 1 सोल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पूछा जा सकता है, अभी मैंने बताया, और लेमडा निकालना पूछा जा सकता है, टोटल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा पूछी जा सकती है, एक सीरीज में टोटल लाइनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी वो पूछी जा सकती है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।